हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, पार्ट 10। चैप्टर 101। यूवी ने देखा उस शख्स को। यूवी की आंखों के आगे वो दृश्य घूम गया जब किसी ने ईशा को ड्रग देकर मारने की कोशिश की थी और उसे लाइब्रेरी में बंद किया था। ये याद आते ही यूवी की सांसें ही रुक गई थी। उसके माथे पर पसीना साफ साफ छलका रहा था। वो बेहद तेजी से अपने केबिन से निकला और वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। वॉशरूम में ईशा मुश्किल से दरवाजे को पकड़कर खड़ी हुई और उसने एक आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, दरवाजा खोल लो। इतना कहकर उसे चक्कर आ गए और वो वहीं गिर पड़ी। गिरने से उसका सर वहीं रखी टेबल से टकराया, जिससे उसके सर से खून बहने लगा। नीचे गिरते ही और चोट लगने की वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन उसकी बंद होती आंखों में बस किसी के आने की आस थी, जो टूटती हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखों के यूवी का घूम गया। उसके मुंह से सिर्फ नहीं निकला यूवी सर और वो वहीं बेहोश हो गई। वही यूवी जो उस तरफ ही आ रहा था, वो रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे यीशु ने उसे पुकारा। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। यूवी ने अब अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन वो कुछ सोचकर बीच रास्ते में ही रुक गया। उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो एक लड़का होकर गर्ल्स वॉशरूम में कैसे जा सकता है। कुछ सोचकर उसने ये तय किया कि वह खुद ही अब लेडीज वॉशरूम की तरफ जाएगा। यूवी जल्दी से लंबे लंबे कदम पर होते हुए गर्ल्स वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर में यूवी गर्ल्स वॉशरूम के सामने था। उसने वहां देखा तो वहां पर कोई नहीं था, और गर्ल्स वॉशरूम का दरवाजा भी बंद था। वहां पर एकदम से शांति थी। यूवी जब वहां पहुंचा तो उसका दिल धक धक करने लगा। उसने महसूस हो रहा था कि ईशा यहीं आसपास है। उसका दिल भी बहुत घबरा रहा था। उसने हिम्मत करके लेडी वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आती भी कैसे, जो अंदर थी वो तो बेहोश थी। लेकिन यूवी को वहां पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे ऐसा लगा कोई उसके पीछे है। ये देखकर वो सतर्क हो गया, लेकिन उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसे आभास ही ना हो कि उसके पीछे कोई है। वो अपने साइड आजू बाजू कुछ देखने लगा। तभी उसकी नज़र वही की खिड़की के पास पड़ी, लेकिन यूवी को उसमें कुछ नजर आया। खिड़की के कांच में उसे अपने पीछे पिलर के पास एक शख्स छिपा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर यूवी का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो उसे पहचान गया था। ये वही शख्स था जिसने पिछली बार ईशा को जान से मरने को कोशिश की थी। उस शख्स को देखकर यूवी की आंखें अंगारे बरसाने लगी थी। उस शख्स को वहां देखकर अब यूवी का दिल ईशा के बारे में सोचकर घबरा रहा था। उसे जरूर लग रहा था कि अब भी ईशा के ना मिलने के कारण ये शख्स ही है। उसने बिना उस शख्स की नज़र में ही अपनी वॉच से कुछ किया। यूवी अब बिल्कुल नॉर्मल होने का एक्ट करने लगा। उसने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। उस शख्स को इस बात बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी बर्बादी के करीब खड़ा है। वो कहते हैं ना कि व्यक्ति गुस्से और अहंकार में अंधा हो जाता है। यही उस शख्स के साथ था। उसकी नफरत और गुस्सा ईशा के प्रति इतना चाहता था कि उसे ही भी आभास नहीं हुआ कि उसकी बर्बादी उसके सामने खड़ी है और वो उसे नहीं छोड़ने वाला है। चैप्टर 102 अनटाइटल्ड एक्टर। वो शख्स अभी भी गुस्से में यूवी की तरफ देख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। वो अभी कुछ करता कि एक साथ कई सारे गार्ड्स वहां आ धमके और उस शख्स को चारों तरफ से घेर लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उस शख्स को कुछ समझ में ही नहीं आया और ना ही उसे भागने का मौका मिला। यूवी के हट्ठे कट्ठे बॉडीगार्ड्स ने उस शख्स को चारों तरफ घेर लिया था और उस पर अपनी अपनी बंदूक तान दी थी। वो शख्स भी अब हरकत में आया।
उसने अपने पीछे से अपनी गन निकाल ली और वो उसने शूट करना चाहा कि एक गोली आकर सीधा उसके हाथ में लगी, जिस वजह से उसके हाथ की गन छूकर नीचे गिर गई और वह शख्स वही चीखता हुआ घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन यूवी उसकी चीज सुनकर हैरान हो गया था। इस शख्स ने अपनी नजरें उधर की जहां से गोली चली थी, तो वहां पर यूवी अपनी हाथ में अपनी गन लिए खड़ा था। उसकी पर्सनैलिटी ही इस वक्त कुछ और लग रही थी। उसका ऑरा सबसे अलग था। उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थीं। वो अपने हाथ में गन लिए इस वक्त बिल्कुल डेंजरस लग रहा था। यूवी चलता हुआ उस शख्स के पास आया। वो शख्स हैरानी से यूवी को देखता तो कभी उसकी गन की देखता। वो उसकी पर्सनैलिटी देखकर कुछ हद तक डर भी गया था, लेकिन अभी भी वो अपने आप को निडर दिखाने की कोशिश कर रहा था। यूवी चलता हुआ शख्स के पास गया और अपने दांत पीसते हुए कहा, आखिर आज पकड़े ही गए तुम, ऊप्स, या ये कही कि पकड़ी गई तुम। यूवी की बात सुनकर उस शख्स के होश उड़ जाते हैं। उसके होश उड़े देखकर यूवी बस एक डेविल स्माइल मुस्कुरा दिया। यूवी ने एक गार्ड को उस शख्स के चेहरे से मास्क हटाने और उसके सर से कैप हटाने का इशारा किया, जिससे आगे बढ़कर गार्ड ने उसकी कैप और मास्क हटा दिया, जिससे उसके बाल बिखरे गए और उसके चेहरे को ढक लिया। वो शख्स कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की थी। यूवी ने दांत पीसते हुए कहा, क्यों पड़ी हो उसके ईशा पीछे, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? यूवी के कुछ कहने पर भी उस लड़की ने अपना मुंह नहीं खोला और न ही अपना चेहरा ऊपर उठाया। यूवी ने गुस्से से उसके ऊपर गन तान दी। यकीन उसके ऐसा करने पर उसे गुस्सा आ रहा था। वो उसे शूट करने ही वाला था कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ ऊपर की तरफ कर दिया और गोली चल गई। ये और कोई नहीं, सिद्धार्थ था। अगर सिद्धार्थ टाइम पर नहीं आता तो यूवी की गोली उस लड़की को भेद कर चली जाती। यूवी के इस एक्शन की उम्मीद तो उस लड़की को भी नहीं थी। यूवी ने गुस्से से सिद्धार्थ को घूरा। सिद्धार्थ डर कर 2 कदम पीछे हो गया। उसने डरते हुए कहा, दे देख यार, पहले हमारे लिए भाई मिस ईशा जरूरी है, पहले उसे ढूंढते हैं, इससे तो बाद में भी निपट लेंगे। सिद्धार्थ ने जैसे अब उसका ध्यान भटका दिया था। यूवी को भी ईशा का ख्याल आया। उसने अपने गार्ड से कहा, इसे अड्डे पर ले चलो और ध्यान रहे इसकी खातिरदारी में कोई भी कमी ना आए। इतना कहकर उसने एक नज़र उस लड़की को घूरा, लेकिन उस लड़की ने अब तक अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था। लेकिन उसकी नजरें कहीं और थी और उसकी आंखों में चमक थी। यूवी ने जब उसकी आंखों का पीछा किया तो वो वॉशरूम के गेट को देख रही थी और उसके लब मुस्कुरा रहे थे। यह कोई उसकी एंजल वाली स्माइल तो बिल्कुल नहीं थी, यह उसके खतरनाक हंसी थी, जो ये बता रही थी कि वह लगभग अपनी इरादों में कामयाब हो चुकी है। यूवी उस दरवाजे की तरफ देखने लगा और यह समझने की कोशिश करने लगा कि यह लड़की उस दरवाजे को क्यों देख रही है। तभी उसकी नज़र गेट के दरवाजे के नीचे गई और जो उसने वहां देखा उसके कदम लड़खड़ा गए। लेकिन सिद्धार्थ ने समय रहते हुए उसे पकड़ लिया, वरना ये तो तय था कि यूवी वहीं गिर पड़ता। चैप्टर 103 यूवी रेस्क्यू ईशा। यूवी उस दरवाजे की तरफ देखने लगा और यह समझने की कोशिश करने लगा कि यह लड़की उस दरवाजे को क्यों देख रही है। तभी उसकी नज़र गेट के दरवाजे के नीचे गई और जो उसने वहां देखा उसके कदम लड़खड़ा गए। लेकिन सिद्धार्थ ने समय रहते हुए उसे पकड़ लिया, वरना ये तो तय था कि यूवी वहीं गिर पड़ता। सिद्धार्थ ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ तुझे यूवी? क्योंकि सिद्धार्थ ने यूवी को कभी भी ऐसे नहीं देखा था। सिद्धार्थ के ऐसा पूछने से यूवी ने अपने कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ इशारा किया। सिद्धार्थ ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दरवाजे के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा था और उस खून को देखकर ही उस लड़की की आंखों में चमक थी। अचानक ही वो लड़की जोर जोर से पागलों की हंसने लगी।
उसे इस वक्त कोई भी देखकर यही कहेगा कि वह जरूर कोई पागल है। उसकी हंसी सुनकर युवराज और सिद्धार्थ अपने होश में आए। युवराज की आंखों में उस लड़की को देखकर इतना गुस्सा भर आया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाने वाले युवी ने एक थप्पड़ कसकर उस लड़की के गाल पर जड़ दिया, जिससे वो लड़की वहीं नीचे जा गिरी। युवी इतने से ही नहीं रुका। उसने उस लड़की का गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। युवी की पकड़ उस लड़की की गले पर इतनी तेज थी कि उस लड़की की लगभग आंखें बाहर आने को हो गई थी और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। उसने अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए थे, जिसे देखते हुए सिद्धार्थ अपने होश में आया और उसने युवराज को पकड़कर बहुत मुश्किल से इस लड़की से दूर किया। लेकिन आज शायद युवी गुस्से में पागल हो गया था। सिद्धार्थ ने बड़ी मुश्किल से उसे उस लकड़ी से दूर किया और उसका ध्यान फिलहाल ईशा की तरफ गया। ईशा का ख्याल आते ही युवराज दौड़कर वॉशरूम के दरवाजे तक गया और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। वही सिद्धार्थ ने गार्ड से उस लड़की को ले जाने के कह दिया, जो अब भी नीचे गिरी हुई अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी। युवी दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा ना खुलता देखा युवी ने एक ही लात में वो दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ते ही उसे अंदर सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखा। सिद्धार्थ ने अब रूम से बाहर आकर वहां से साइड में चला गया और वहां से उसने देखा कि किसी ने जानबूझकर यहाँ की लाइट काटी हुई है, जिसे देखकर सिद्धार्थ को भी उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वहां से लाइट ऑन कर दी, जिससे वॉशरूम में उजाला जो गया। लाइट आने पर युवी ने जो उसने अपने सामने देखा उसे देखकर उसकी जैसे दुनिया ही रुक गई। उसकी जान, जिसे वो एक खरोच भी नहीं आने देना चाहता था, वो इस वक्त बेसुध सी नीचे गिरी हुई थी और उसके सर से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर युवी के कदम लड़खड़ा गए। युवी एकदम से ईशा के पास नीचे बैठ गया। उसने अपने कांपते हाथों से ईशा का हाथ पकड़ लिया। तभी सिद्धार्थ भी दौड़ता हुआ वहां आया। सिद्धार्थ ने जब वहां ये सब देखा तो वो भी सकते में आया गया। उसने युवराज को देखा, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसने ईशा का सर अपनी गोद में रख रखा था, जो खून से लथपथ था। वो एकटक ईशा के बह रहे खून को घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फिलहाल होश में ही नहीं है। उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीर क्लिक हो रही थी, जिसमें एक लड़का नीचे गिरा हुआ था और उसके सर से खून बड़ी तेजी से बह रहा था। युवी को ऐसे देख सिद्धार्थ ने उसे हिलाते हुए कहा, युवी युवी होश में आओ। सिद्धार्थ के ऐसा कहने से युवी ने सिद्धार्थ को देखने लगा। युवी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो अपने होश में है। सिद्धार्थ ने अब की बार तेज आवाज में कहा, युवी होश में आ, ये वक्त ऐसे बैठने का नहीं है। पहले हम भाभी को हॉस्पिटल के जाते हैं। उनका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। युवी में अटकते हुए कहा, रीत ऋत्विक भी ऐसे ही। युवी इतना ही कह पाया था, क्योंकि उससे आगे बोल भी नहीं जा रहा था। सिद्धार्थ ने तेज आवाज में कहा, बस युवी, जो ऋत्विक के साथ हुआ वो इस बच्ची के साथ नहीं होगा, समझा तू? भाभी को कुछ नहीं होगा। युवी ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं मेरी इश्यू को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उसने झुककर ईशा को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। सिद्धार्थ भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। पूरे कॉलेज में इस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ ने यहां आने से पहले सभी बच्चों की इमरजेंसी छुट्टी कर दी थी, क्योंकि वो जानता था कि अंदर कुछ न कुछ तो जरूर होगा। और वो ये भी जानता था कि मुजरिम बचने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। और उसे डर था कि कहीं गन की आवाज सुनकर सब बच्चों में अफरा तफरी मच गई तो क्या होगा। इसीलिए उसने सभी बच्चों को जाने के लिए कह दिया था, और जो अब भी ना जाने की जिद लेकर खड़े थे,
उन्हें फिलहाल जबरदस्ती बाहर निकाला गया था। यूवी जल्दी से ईशा को अपनी बाहों में लेकर बाहर आया और ईशा को कार में लेकर बैठ गया। उसने ईशा को अपनी गोद में बैठा रखा था और वही ईशा के सर से खून बाहर बह रहा था। सिद्धार्थ तेज दौड़कर यूवी से पहले ही कार में बैठ गया था। सिद्धार्थ ने तेजी से कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। यूवी ने अपना हाथ इशू के सर के पीछे लगा दिया। यूवी के पूरे कपड़े खून से सन गए थे। काफी कोशिश करने के बाद भी इशू का ब्लड नहीं रुक रहा था। ये यूवी ने चीखते हुए सिद्धार्थ से कहा, सीट कार तेज चलाओ, अगर हमें वहां थोड़ी सी भी देर हुई न पहुंचने में तो तुम्हारी खैर नहीं। यूवी के ऐसे गुस्से से चीखने के कारण सिद्धार्थ डर गया। उसे जितना तेज हो सकता था वो उतना तेज कार को चलाने लगा। वही यूवी ईशा के सर को अपने सीने से लगाए बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसकी आंखों के सामने एक हंसते मुस्कुराते हुए लड़के का चेहरा सामने आ गया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने वही लड़का ऊपर छत से गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखते ही यूवी ने अपनी आंखें झट से खोल ली। उसके माथे पर पसीने की बूंद उभर आई थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। उसकी आंखों में कुछ नमी थी। उसने कसकर ईशा को अपने गले से लगा लिया। यूवी ने अपने मन ही मन कहा, अपने दोस्त को कुछ चुका हूं मैं, लेकिन तुम्हें नहीं को सकता, वरना मैं आपकी बार जी नहीं पाऊंगा। ये कहते वक्त उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क आया। वही सिद्धार्थ ने जब उसे ऐसे रोते हुए देखा तो उसे एक पल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यूवी ऋत्विक की मौत पर भी नहीं रोया था, बस गुमसुम सा हो गया था। बात पर गुस्सा करता था, लेकिन आज यूवी रो रहा था। उसने भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, प्लीज अब की बार मेरे दोस्त के साथ कुछ गलत मत करना। प्लीज उसकी मोहब्बत को बचा लेना, वरना पता नहीं क्या होगा। लगभग 5 मिनट बाद एक कार काफी स्पीड से हॉस्पिटल के आगे आकर रुकी। कार के रुकते ही यूवी ईशा को अपने हाथों में उठाए हुए ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुआ। वहां पर पहले से ही सब रेडी था, क्योंकि सिद्धार्थ ने कॉल करके यहां सब कुछ रेडी रखने के बोल दिया था। यूवी ने ईशा को स्ट्रेचर पर लेटाया और उसके लेटाते ही ईशा को इमरजेंसी वार्ड में ले जाने लगे। यूवी ईशा का हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने ईशा का हाथ छोड़ दिया तो वो कहीं उससे दूर हो जाएगी। डॉक्टर की टीम पहले ही इमरजेंसी वार्ड के सामने पूरी तरह तैयार खड़ी थी। इशू के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचते ही सभी डॉक्टर इशू को लेकर अंदर जाने लगे। इशू के साथ साथ यूवी भी अंदर आने लगा, जिससे एक डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, सर आप पेशेंट के साथ अंदर नहीं जा सकते, प्लीज। यूवी उस डॉक्टर के ऐसा कहने से उसे अपनी लाल आंखों से देखने लगा, जिससे वो डॉक्टर खड़ा खड़ा कांप गया। वहीं जिसने यूवी को रोका था वो नया डॉक्टर था। उस डॉक्टर की टीम में से कई सारे पहले वाले ही डॉक्टर थे, जो यूवी को देखकर पहले ही कांप रहे थे। उस डॉक्टर ने अपना पसीना पूछते हुए कहा, सर समझने की कोशिश करिए, आपके अंदर जाने से डॉक्टर्स को डिस्टर्ब होगा। यूवी ने उस डॉक्टर की कॉलर पकड़ ली और इसे लगभग ऊपर उठा दिया, जिससे उस डॉक्टर के साथ साथ सभी दंग रह गए। यूवी उस डॉक्टर को अभी भी घूर रहा था। सिद्धार्थ ने मुश्किल से उस डॉक्टर को यूवी से छोड़वाया, जिससे उस डॉक्टर ने चैन की सांस ली। यूवी उस डॉक्टर को घूरता हुआ इमरजेंसी वार्ड के अंदर इशू के साथ चला गया। चैप्टर 104 अनटाइटल्ड एक्टर। यूवी ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोला था। डॉक्टर्स अपने पसीना पोंछते हुए वार्ड के अंदर आए, जहां पर यूवी ईशा के हाथ को पकड़े हुए उसी के पास एक चेयर लेकर बैठा था। जब तक यूवी बाहर था तब तक नर्स से इशू के कपड़े चेंज करके उसे हॉस्पिटल के कपड़े पहना दिए थे,
तभी एक नर्स डरते हुए आए और उसने यूवी से डरते हुए एक फॉर्म देते हुए कहा, सर ये वो फॉर्म फिल दीजिए। यूवी की नज़र फार्म पर गई जिसे नर्स पकड़े खड़ी थी। नर्स ने डरते हुए फॉर्म यूवी को दिया। यूवी फॉर्म भरने लगा। उसमें उसे ईशा की डिटेल्स फिल करने थी। यूवी ने ईशा की डिटेल्स फिल कर दी। लेकिन जब फॉर्म में ये पूछ गया कि उसका क्या रिलेशन है पेशेंट के साथ, तो उसने एक नज़र ईशा को देखा और हस्बैंड लिख दिया और अपने साइन कर दिया। फार्म भर के उसने वो फार्म बिना नस की और देखे उसे दे दिए। फार्म मिलते ही नस वहां से चली गई। साथ ही साथ वो ईशा के ब्लड के कुछ सैंपल भी लेकर गई थी। डॉक्टर्स कांप रहे थे यूवी को देखकर। जूनियर डॉक्टर्स ने ईशा की पल्स चेक की और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, क्योंकि उसकी पल्स रेट बहुत ही लो थी। एक नर्स ने ईशा की इंडेक्स फिंगर में ऑक्सीमीटर लगा दिया। जूनियर डॉक्टर्स ने कुछ इंजेक्शंस रेडी किए और सीनियर डॉक्टर्स को पकड़ा दिए, जिससे सीनियर डॉक्टर्स ने ईशू को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ ईशा के हाथ में ड्रिप लगा दी। थोड़ी ही देर में ईशा की ब्लड रिपोर्ट्स भी आ गई थी। उस रिपोर्ट में डॉक्टर्स को कुछ ऐसा दिखा जिससे उन्हें और भी चिंता में डाल दिया था। उन्होंने ईशा का इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच यूवी वहीं इमरजेंसी वार्ड के अंदर ही था। डॉक्टर्स के माथे पर पसीना था, लेकिन बेचारे क्या कर सकते थे, यूवी की प्रेजेंस उन्हें डरा रही थी। यूवी ईशा का हाथ पकड़े बैठा हुआ था। उसकी शर्ट और हाथ ईशू के खून से सन चुके थे। उसकी पूरी शर्ट खून से लथपथ थी। डॉक्टर्स अपनी जी जान लगाकर ईशू का ट्रीटमेंट कर रहे थे। ईशा का ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो गया था, जिससे डॉक्टर ने नर्स से कहा, नर्स पेटेंट के लिए बीजोड़ ब्लड का इंतजाम करो, क्विक। नर्स जी सर कहकर जल्दी से इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में वही नर्स दौड़ती हुई अंदर आई। वो डरी हुई थी और हाफ भी रही थी। उस नर्स ने डरते हुए कहा, सर वो भी जोड़ ब्लड हमारे यहाँ ब्लड बैंक में खत्म हो गया है। हाँ, हमने पास ही के एक ब्लड बैंक से कांटेक्ट किया था, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही यूनिट बची हुई थी इस ब्लड ग्रुप की, जो कि आधे घंटे पर पहले वो भी सोल्ड हो चुकी है। इतना कहकर वो अभी अपना सर नीचे करके खड़ी हो गई। उसके पैर कांप रहे थे। वहीं नर्स की बात सुनकर तो बेचारे डॉक्टर्स की सांसें ही अटक गई थी, क्योंकि उन्हें अपने सामने यमराज बैठा हुआ दिखाई जो दे रहा था। वही यूवी ने जब ये सुना तो उसने अपनी धीमी मगर उतनी ही ठंडी और कठोर आवाज में गुस्से से कहा, कैसा हॉस्पिटल है ये जहां पर ब्लड भी नहीं है? ऐसे हॉस्पिटल को क्यों चलाते हो तुम लोग जब उसमें बेसिक सी चीज ब्लड ही नहीं है? अगर अभी के अभी 5 मिनट के अंदर यहां ब्लड नहीं पहुंचा तो तुम लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। यूवी ने ये सब इतनी सर्द आवाज में कहा था कि किसी की भी रीढ़ की हड्डी कांप जाए। डॉक्टर्स ने डरते हुए नर्स से कहा, सिस्टर प्लीज दोबारा चेक करिए, क्या पता मिल जाए। नर्स जल्दी से वहां से भाग गई। लगभग 5 मिनट ही हुए थे कि एक नर्स अंदर आई। उसके चेहरे पर अब संतुष्टि के भाव थे। उसने डॉक्टर्स से कहा, ब्लड का इंतजाम हो गया है सर। नर्स की बात सुनकर वहां मौजूद सभी डॉक्टर ने एक चैन की सांस ली। अब इशू का ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर्स को लगभग 2 घंटे हो गए थे, लेकिन इन 2 घंटे में ना तो यूवी ईशा के पास से 1 मिनट के लिए भी उठा था और ना ही डॉक्टर 1 मिनट के लिए ईशा के पास से हटे थे। डॉक्टर ने ईशा के सर पर बैंडेज कर दी थी। उसे कई सारे स्टिक्स आए थे। डॉक्टर्स ने अपनी जी जान लगाकर ईशा का ट्रीटमेंट किया था। लगभग 2 घंटे बाद ईशा का ट्रीटमेंट पूरा हुआ था। ईशा बेसुध सी बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर्स ने उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने को कहा था। डॉक्टर्स ने यूवी को देखा जो अभी भी ईशा का हाथ पकड़े हुए बैठा था। डॉक्टर को खुद की तरफ देखता पाकर यूवी ने बिना उसके तरफ देखे ही कहा, क्या कहना है?
बिना खुद की तरफ देखे यूवी का ऐसा कहना डॉक्टर को अचंभित कर गया था। डॉक्टर ने कहा, सर क्या हम कैबिन में चल कर बात कर सकते हैं? पेशेंट से रिलेटेड जरूरी बात करनी है। यूवी ने एक नज़र ईशा को देखा और उठ खड़ा हुआ। वो ईशा की तरफ झुक गया और अपने होठ ईशा के माथे के ऊपर रख दिए। यूवी इस वक्त वो यूवी लग ही नहीं रहा था जो थोड़ी देर पहले डॉक्टरों के लिए यमराज बना हुआ था। वो ईशा के साथ बेहद प्यार से पेश आ रहा था। यूवी और डॉक्टर इस वक्त केबिन में थे। यूवी ने कहा, बोलिए क्या बात करनी है आपको पेटेंट के बारे में? डॉक्टर ने अपने पसीने पोंछे और वही टेबल पर रखा पानी का ग्लास एक ही सांस में पी गए और कहा, पेशेंट को हाइपरसोमनिया है, क्या आप ये जानते थे? यूवी खिड़की के पास चला गया और बाहर देखते हुए बस हम्म में जवाब दिया, जिससे डॉक्टर ने कहा, तो फिर तो आपको पता ही होगा कि हाइपरसोमनिया के पेशेंट के सर पर अगर चोट लगती है तो उनके लिए रोग और भी बढ़ जाता, चाहे वो छोटी सी ही चोट क्यों न हो। और ऊपर से पेशेंट का इतना ब्लड लॉस भी हो गया है। ऐसे में सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। यूवी या डॉक्टर आगे कुछ कहते कि पीछे से एक हैरानी भरी आवाज आई, हाइपरसोमनिया। ये आवाज सुनकर यूवी और डॉक्टर ने पीछे देखा तो वहां पर गीता जी अपनी आंखों में नमी और हैरानी लिए खड़ी थी और उनके पीछे ही सिद्धार्थ खड़ा था। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो सीधे एनजीओ से ही आए हैं। गीता जी को यहां देखकर यूवी ने पीछे खड़े सिद्धार्थ को घूर कर देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली। गीता जी अंदर आ गई और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाइपरसोमनिया। डॉक्टर ने कहा, जी हाइपरसोमनिया हमारे शरीर में ऐसे रसायन होते हैं जो हमें सोने में मदद करते हैं। एक चोट इन रसायनों के शरीर पर प्रभाव डालने के तरीके को बदल सकती है। यदि नींद शुरू करने और रोकने के लिए मस्तिष्क तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक हाइपरसोमनिया नामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति सामान्य से कई घंटे अधिक सोता है। डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन पेशेंट को पहले से ही हाइपरसोमनिया है और ऊपर से उनके सर में चोट लगी है, जिससे स्थिति और भी कठिन हो गई है। हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग पर इसका असर कुछ ज्यादा ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए अगले 12 घंटे उनके लिए क्रिटिकल है। अगर उन्हें 12 घंटों में होश आ जाता है तो अच्छा है, वरना उनका टेम्पररी कोमा में जाने के चांसेस ज्यादा है। और आगे उन्हें होश आ भी जाता है तो ये उनके लिए अच्छा ही है, लेकिन उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करेगी ये तो उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। इतना कहकर डॉक्टर चुप हो गया। वही गीता जी ने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया। गीता जी को बस सिद्धार्थ ने बताया था कि ईशा को छोटी सी चोट लगी है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, जिस वजह से वो यहाँ चली आई। लेकिन ईशा के बारे में अब ये सुनकर उनका दिल तड़प उठा था। वो ईशा को देखना चाहती थी, लेकिन जब डॉक्टर ने ये कहा कि ईशा टेम्पररी कोमा में जा सकती है तो यूवी ने गुस्से से डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, डोंट से दैट अदरवाइज आई विल किल यू। इतना कहकर यूवी ने उस डॉक्टर को कॉलर पकड़कर दीवार से सटा दिया और ऊपर उठाने लगा। यूवी के ऐसा करते देखकर गीता जी ने यूवी के हाथों से उस डॉक्टर को छुड़वाते हुए कहा, यूवी क्या कर रहे हो? छोड़ो उससे। यूवी, मैंने कहा छोड़ो उससे। यूवी, तुम्हें मेरी कसम, छोड़ो उससे। गीता जी के ऐसा कहने से यूवी ने उस डॉक्टर को झटके से छोड़ दिया, जिससे वो डॉक्टर बुरी तरह खांसने लगा। ये देखकर गीता जी ने गुस्से से यूवी से कहा, ये सब क्या था यूवी? तुम ऐसे बिहेव कर सकते हो? I can't believe this। यूवी ने गुस्से से कहा, जो उसके बारे में ऐसा बोलेगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा। गीता जी ने कहा, वो सिर्फ बता रहा था पेशेंट के बारे में और ये उसका काम है। यूवी ने गुस्से से कहा, उससे पहले वो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, मेरे जीने की वजह है।
और उसके बारे में मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता। यूवी के गुस्से से कहे गए कुछ शब्दों ने पूरे माहौल में शांति फैला दी। गीता जी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए यूवी को देख रही थी। वही सिद्धार्थ ने भी ये नहीं सोचा था कि यूवी ऐसे अपनी मॉम के सामने ईशा के लिए अपनी फीलिंग्स को उजागर कर देगा। गीता जी ईशा के रूम में बैठी हुई थी। उसे वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो ईशा को देख रही थी, जिसके सर पर पट्टियां बंधी हुई थी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके हाथों में निडल लगा रखी थी और उसके एक हाथ में ऑक्सीमीटर अभी भी लगा हुआ था। फिलहाल वो बेहोश थी और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। यूवी कहीं चला गया था। जाने से पहले वो ईशा से मिलना नहीं भूला और फिर अपनी शर्ट चेंज करके तुरंत चला गया था, क्योंकि उसकी शर्ट ईशा के ब्लड से पूरी तरह सन चुकी थी। गीता जी के कानों में अभी भी यूवी के शब्द गूंज रहे थे। उन्हें अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही एक सुनसान जगह, एक बड़ी सी हवेली जो पूरी तरह जंगलों के बीच थी और पूरी काले रंग की थी। उसे देखकर कोई भी डर जाए। उसी हवेली के एक कमरे में, जिसकी दीवारें पूरी तरह काले रंग की थी, उस कमरे में एक लड़की की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। और गूंजे भी क्यों ना, उस पर गर्म गर्म उबलता हुआ पानी जो डाला गया था, जिससे वो दर्द के मारे चीख रही थी। वही उसके सामने एक साया अपनी बड़ी सी किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ था, जिसके सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, जो इतनी खतरनाक थी कि उसकी आंखों में देखने वाले को रीढ़ की हड्डी तक कांप जाए। लेकिन उस लड़की की चीखों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो चलता हुआ उस लड़की के पास आया और घुटनों के बल बैठकर उसने उस लड़की के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया, जो कोई और नहीं बल्कि आलिया थी। उसे देखकर यूवी ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा था ना, एक दिन मैं तुम्हें जरूर तड़पाऊंगा मिस आलिया। ऊप्स, या ये कहे कि मिस सुप्रिया। उसके ऐसा कहने से उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये देखकर यूवी ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया हम्मम। ये कहकर उसने उस लड़की का सर वही फर्श पर दे मारा, जिससे एक बार फिर उस लड़की की चीख निकल गई। लेकिन उसकी चीखों का यूवी पर कोई असर नहीं हुआ। चैप्टर 105 अनटाइटल्ड एक्टर। यूवी ने बेदर्दी से उसके बालों को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे हाथ लगकर, और सबसे बड़ी गलती कर दी मेरी जान को चोट पहुंचाकर, जिस पर मैं एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस पर तुमने अपना निशाना साधा, लेकिन तुमने क्या किया, उसे 2 बार मौत के मुंह में धकेल दिया। इतना कहकर उसने उस लड़की यानी सुप्रिया का सर वहीं दीवार पर दे मारा, जिससे उसके सर से खून रिसने लगा। यूवी अब जाकर शान से अपनी चेयर पर बैठ गया और अपनी खतरनाक नजरों से सुप्रिया को घूरने लगा, जो अब वही जमीन पर खून से लथपथ गिरी हुई थी। यूवी ने अपनी कठोर आवाज में कहा, अब बताओगी या नहीं कि तुम क्यों उस लड़की के पीछे पड़ी थी, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना है लेना देना, ये उस लड़की ने किसी तरह चीखते हुए कहा था। आवाज नीचे। यूवी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। क्या लेना देना है, यूवी ने बिना किसी भाव के कहा। उस लड़की ने यूवी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से आज वो मौत के मुंह में है। उसकी ऐसी बात सुनकर यूवी हैरान हो गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये शो नहीं होने दिया। तुम्हारा बदला लिया है मैंने, उससे इतना कहकर वो लड़की बेहोश हो गई। यूवी ने जब उसे बेहोश देखा तो तुरंत अपने आदमियों से ठंडा बर्फ का पानी लाने को कहा। कुछ ही देर में उसका एक आदमी ठंडे पानी की बाल्टी लेकर आ गया। यूवी ने उससे इशारा किया। यूवी का इशारा मिलते ही उस आदमी ने वो बर्फ जैसा ठंडा पानी सुप्रिया के ऊपर डाल दिया, जिससे वो लड़की होश में आ गई।
और साथ ही साथ चीख भी पड़ी, क्योंकि उसे पहले से ही बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा चुका था और अब यूवी फिर से उसे टॉर्चर कर रहा था। तुम तो इतने में ही बेहोश हो गई, अभी तो तुम्हारा बहुत कुछ झेलना बाकी है, यूवी ने एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा। यूवी ने कठोर एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्यों आई थी तुम इस कॉलेज में, वो भी वो लड़की बनकर जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, और ऊपर से सेम चेहरा, लेकिन अफसोस मेरी नजरों से ज्यादा दिन तक तुम बची नहीं रह सकी। वो लड़की हैरानी से यूवी को देख रही थी। उसे देख यूवी ने बिना किसी भाव के कहा, ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है, तुमने क्या सोचा था प्लास्टिक सर्जरी करा लोगी तो पहचान में नहीं आओगी, लेकिन तुम भूल रही हो। इससे आगे यूवी कुछ कहता कि उस लड़की ने कहा, बिल्कुल नहीं भूली हूं कि तुम कौन हो, लेकिन शायद तुम मुझे भूल गए हो, जिसने पहले तुम्हारे दोस्त को मौत के घाट उतारा और अब तुम्हारा प्यार मौत के दरवाजे पर खड़ा है। उस लड़की ने इतना ही कहा था कि उसकी चीख निकल गई। यूवी ने उसके हाथों पर अपना पैर रख दिया था और वो साथ ही साथ उसे मसल भी रहा था। यूवी ने दांत पीसते हुए कहा, भूलना मत, मैं वो पहले वाला युवराज ओबरॉय नहीं हूं जो बैठकर अपने दोस्त की मौत का मातम मनाऊंगा, बल्कि अब मैं वो युवराज ओबरॉय हूं जिससे दुनिया का कोई भी इंसान पंगा लेने पहले 100 बार सोचेगा। अब की बार मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब की बार अगर बात मेरे प्यार पर, मेरी फैमिली पर आएगी, तो मैं उस इंसान का ही जड़ से ही खात्मा कर दूंगा, जैसे अभी थोड़ी देर में तुम्हारा होगा। इतना कहकर यूवी ने एक बार और सुप्रिया के हाथ पर पैर रख दिया और बुरी तरह मसलने लगा, जिससे सुप्रिया बुरी तरह चीखने लगी। यूवी ने उसे देखकर कहा, मेरा दोस्त तुम्हारी तरह चालाक नहीं था, जिसका तुमने भरपूर फायदा उठाया, लेकिन तुम्हारा मन उससे भी नहीं भरा तो तुमने उसकी जान ही ले ली अपने साथी के साथ मिलकर। और किस लिए, वो भी ड्रग्स के लिए, क्योंकि उसे तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चल गया था और अब मुझसे तुमने बदला लेने के लिए एक बेकसूर को चुना, जिसके बारे में उसे कुछ पता तक नहीं है, जस्ट बिकॉज वो मुझसे जुड़ी है। और इसके लिए तुमने एक मरी हुई लड़की का सहारा लिया, जो आज से 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन वो भी खुद मरी नहीं थी। तुम कहती तो तब उसे बचा सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसके जरिए मुझ पर नजर रखने का मौका जो मिला था, और तुमने अपना काम इतनी सफाई से किया को उसके दोस्तों तक को भनक नहीं लगी कि उनके साथ उनकी दोस्त नहीं बल्कि कोई और है। मुझे ये सब नहीं करना पड़ता अगर तुम लोग हमारे काम में बाधा नहीं बनते। तुम्हारा वो दोस्त ऋत्विक बेफालतू में हमारे काम में मारा गया, वरना हमारा असली टारगेट तो तुम थे, पैंथर किंग। यूवी ने शान से अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, इतना कुछ पता होने के बाद भी मुझसे पंगा लिया, तुम लोगों की अकल घास चरने गई हुई थी क्या जो सीधा मौत के मुंह में आ गिरे। इतना कहकर यूवी अपनी तीखी नजरों से सुप्रिया को घूरने लगा, जिससे सुप्रिया कांप गई, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मजबूत किए हुए थी। यूवी ने पास में खड़े अपने गार्ड से कहा, ट्रीटमेंट कराओ, फिलहाल इसका याद रहे ये मरनी नहीं चाहिए और ना ही यहाँ से बाहर जानी चाहिए। अगर ये तुम लोगों की कैद से छुट्टी तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर यूवी जाने लगा, लेकिन पीछे सुप्रिया जो खून से लथपथ थी, उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, तुम तो मारने आए थे ना मुझे, अब अपना इरादा बदल दिया, दिल पिघल गया क्या। उसके ऐसे कहने से यूवी ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। उसने बिना उसके तरफ देखे कहा, जो मजा तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने में है ना, वह मजा इतनी जल्दी तुम्हें मौत देने में नहीं है, और वैसे भी गलतफहमी पालनी अच्छी नहीं होती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जितना दर्द तुमने मेरे दोस्त और मेरे प्यार को पहुंचाया है, उससे कहीं ज्यादा दर्द अगर मैंने तुम्हें नहीं दिया तो मेरा नाम भी पैंथर किंग नहीं। यूवी इतना कहकर जाने लगा, लेकिन वह अपने गार्ड से यह कहना नहीं भूला, याद रहे बीच बीच में इसे टॉर्चर भी करते रहना, लेकिन मरनी नहीं चाहिए ये लड़की।
इतना कहकर यूवी वहां से चला गया और सुप्रिया पीछे से चिल्लाती रह गई, तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते। मैं यहां से आजाद होकर रहूंगी। मैं तुम लोगों का टॉर्चर बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। यूवी ने अपने मन ही मन कहा, हूँ इन योर ड्रीम्स। हॉस्पिटल अस्पताल। गीता जी अभी भी ईशा के वार्ड में थी। वीआईपी वार्ड होने की वजह से वहां पर सोफे लगे हुए थे और एक एक्स्ट्रा बेड और था। लेकिन फिलहाल गीता जी इतनी उदित बुन में थी कि वो खिड़की से बाहर देख रही थी। वो अपने मन ही मन कुछ सोच रही थी। उन्होंने एक नज़र मुड़कर ईशा को देखा और जाकर उसके पास बैठ गई। उन्होंने ईशा के हाथ को हल्के से अपने हाथों में लिया और ईशा को देखकर कहा, मैं नहीं जानती कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। हालांकि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने के लिए रेडी है। लेकिन मैं अपने बेटे की खुशी के आगे तुम्हारी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे के प्यार में अंधी बनकर तुम्हारी जिंदगी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करूंगी। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक मजबूर इरादा था, जो वो करने की ठान चुकी थी। अब ये यूवी के हित में होगा या नहीं, ये तो आगे हो पता चलेगा। हॉस्पिटल के बाहर। यूवी हॉस्पिटल पहुंच और सीधा ईशा के रूम की तरफ जाने लगा। लेकिन वो रूम के दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के आगे ईशा का हंसता मुस्कुराता चेहरा आ गया, जो उसके भावहीन चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए काफी था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर आ गया। वो जब अंदर आया तो उसकी नज़र ईशा पर पड़ी, जो अब भी वैसे ही लेटी थी जैसे यूवी उसे छोड़कर गया था। यूवी धीरे से चलता हुआ ईशा के पास आकर बैठ गया। वह ईशा को देखने में इस कदर खो गया था कि उसने ये ध्यान भी नहीं दिया कि ईशा और उसके अलावा भी इस रूम में गीता जी हैं, जो किसी की आहट को पाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी थी। उसने यूवी को ईशा के पास बैठते हुए देखा। वो ध्यान से यूवी को देखने लगी। यूवी जो इतनी देर से अपने आप को संभाले हुए था, वह अब बिल्कुल ऐसे बैठ गया जैसे वह कितना हारा हुआ हो। उसके कानों में बार बार सुप्रिया के शब्द गूंज रहे थे, तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से आज वो मौत के मुंह में है। तुम्हारा बदला लिया है मैंने उससे। यू शब्द बार बार उसके कानों में किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। चैप्टर 106 अनटाइटल्ड एक्टर। यूवी ने ईशा को देखते हुए अपने मन में कहा, तुम मेरी वजह से इस हालत में हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना अपने मन ही मन कह के यूवी ने ईशा का हाथ जो उसने पकड़ रखा था, उसे अपने माथे से लगा लिया और अपना सर झुका लिया। यूवी अभी बैठा ही था कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ फील हुआ। यूवी ने अपनी आंखें खोली और अपना सर घुमा कर देखा। वो हाथ गीता जी का था। गीता जी यूवी को देख रही थी। यूवी की आंखों में नमी थी, जिसे गीता जी शायद देख चुकी थी। ये देख यूवी ने उन पर से अपनी नजरें फेर ली। यूवी ने ईशा के हाथ को बेड पर अच्छे से रखा और खड़ा होकर खिड़की के पास चला गया। गीता जी ने यूवी को देखकर अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, तुम्हारे इस तरह नजरें फेर कर जाने से तुम मेरे सवालों का जवाब देने से नहीं बच सकते यूवी। यूवी ने कुछ नहीं कहा और बाहर ही देखता रहा। ये देखकर गीता जी यूवी के पास जाकर खड़ी हो गई और कहा, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम अपनी लाइफ में किसी को शामिल करो ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हें संभाल सके। लेकिन ये नहीं चाहा था कि तुम एक बच्ची को अपनी जिंदगी में शामिल करो। वो कैसे तुम्हें संभालेगी या तुम उसे संभालोगे? यूवी ने बिना गीता जी की तरफ देखे कहा, क्या फर्क पड़ता है कि वो मुझे संभाले या मैं उसे? और वैसे भी लड़कियों ने ठेका नहीं ले रखा कि सिर्फ वो ही अपने पतियों को संभाले। कुछ फर्ज पतियों के भी होते हैं, वो भी तो अपनी पत्नी को संभाल सकती है।
युवी ने आगे कहा, अगर रिश्ते में प्यार हो तो वो रिश्ता पूरी उम्र चल सकता है, अगर प्यार नहीं हो किसी भी रिश्ते में तो वो बस कुछ दिन ही चलता है, फिर चाहे उसमें कितने ही संभालने वाले लोग हो। युवी ने अपनी मॉम की तरफ देखकर कहा, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी मॉडर्न होकर ऐसी बात करेगी। मैं मानता हूँ वो मुझसे छोटी है, वो शादी जितनी बड़ी जिम्मेदारी न भी निभा पाए, लेकिन मैं किस लिए हूँ, मैं भी तो अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। और जैसे ही टाइम के साथ वो बड़ी होगी और समझदार होगी, वैसे ही वो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ लेगी। ऐसा तो नहीं है कि सब लड़कियां जन्म से पहले ही सब कुछ सीख कर आती है। आप भी एक लड़की है, आपको भी तो किसी ने सिखाया ही होगा ना। युवी के ऐसा कहने से गीता जी चुप हो गई। उन्होंने गहरी सांस लेकर युवी से कहा, तुम समझ नहीं रहे हो युवी, वो तुमसे बस 2-4 साल नहीं बल्कि पूरे 9 साल छोटी है। अगर मैं मान भी जाऊं इस शादी के लिए तुम्हारी खातिर तो भी नीतू कभी नहीं मानेगी। और अगर नीतू की मैं खुद होती तो शायद मेरा फैसला भी यही होता। तुम्हारा और उस बच्ची का कोई भी मेल नहीं है। उन्होंने युवी को देखा जो फिर से खिड़की से बाहर देखने लगा था। युवी ने वैसे ही बाहर की तरफ देखते हुए कहा, वो नहीं मानेगी तो मैं उन्हें खुद मनाऊंगा। अंशो वो मान जाएंगी और अगर नहीं मानी तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। गीता जी युवी की बात सुनकर उसे देखती ही रह गई। गीता जी ने एक नज़र ईशा को देखा और युवी को देखकर कहा, लेकिन अगर वही न माने तो जिससे तुम शादी करना चाहते हो, जिससे तुम प्यार करते हो। गीता जी के ऐसा कहते ही युवी की नज़र ईशा की आती चली गई। उसे अपनी आंखों में एक जुनून लिए हुए कहा, अगर नहीं मानेगी तो मनाऊंगा और अगर तब भी नहीं मानी तो भी मैं शादी तो उसी से करूंगा, चाहे उसकी मर्जी से या जबरदस्ती। गीता जी युवी के ऐसा कहने से उसे देखते ही रह गई। उन्हें पता था कि उनका बेटा कितना जिद्दी है, लेकिन यहाँ जो उन्होंने युवी की आंखों में देखा वो जिद से कहीं ऊपर था। वो कुछ न कह सकी, लेकिन तभी उन्हें ईशा का ख्याल आया। उन्होंने अपने आप से कहा, अपने बेटे की खुशी के लिए मैं अपनी ही दोस्त की बेटी, जिसे मैं अपनी बेटी मानती हूँ, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अपने बेटे की जिद में मैं एक मासूम बच्ची की खुशियां छीनते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने युवी को अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है। गीता जी के ऐसा कहने से युवी उनकी आंखों में देखने लगा। गीता जी ने आगे कहा, ठीक है, अगर वो बच्ची तुमसे शादी के हाँ कर दे तो यकीन मानो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी कि मेरी दोस्त की परछाई मेरे पास रहेगी उम्र भर, और अगर उसने इस शादी से मना कर दिया तो याद रखना तुम्हारी माँ तुम्हें उस लड़की से जबरदस्ती शादी करने नहीं देगी। युवी अपनी मॉम के गले लग गया तो गीता जी ने युवी की पीठ पर अपने हाथ रख दिए। युवी ने स्mirk करते हुए अपने मन में कहा, उसे मनाना बस आप मुझ पर छोड़ दीजिए मॉम, आपके सामने ऐसे कंडीशन कभी आएगी जी नहीं मॉम कि आप अपने बेटे के खिलाफ खड़ी हो। युवी अपनी मॉम से अलग हुआ तो गीता जी ने कहा, लेकिन याद रखना ये फैसला ईशा की खुद की मर्जी से होना चाहिए। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तू अपने लिए परी जैसी लड़की चुनेगा। युवी ने एक लंबी सांस लेकर धीरे से कहा, लगा तो मुझे भी नहीं था। गीता जी ने कहा, कुछ कहा क्या तुमने? युवी ने कहा, यही कि आप अभी ये सब किसी से भी नहीं कहेंगी, पहले ईशा को पूरी तरह ठीक हो जाने देंगी। गीता जी, ठीक है। तभी युवी की नज़र ईशा पर गई, जिसकी फिंगर्स मूव कर रही थी। ये देखकर युवी दौड़ता हुआ ईशा के पास गया। गीता जी भी युवी को ऐसे देख इसके पीछे हो ली। युवी ईशा के पास बैठ गया और बेसब्री से ईशा के होश में आने का वेट करने लगा। गीता जी ने जब युवी को ईशा के पास बैठे देखा तो उन्होंने युवी को कुछ देर ईशा के साथ अकेले छोड़ने का सोचा, इसीलिए वो डॉक्टर को बुलाने चली गई। ईशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली।
उसे अपने आगे एक आकृति बैठी हुई दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। तभी उसके कानों में उसी आकृति की आवाज पड़ी, जान वेक अप। ईशा को आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी वो उसे पहचानने में सामर्थ नहीं थी। उसे सिर्फ यही पता था कि किसी लड़के की आवाज है, लेकिन वो उससे क्या कह रहा है ये उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वही यूवी ने जब ईशा को अपनी आंखें खोलते हुए देखा तो उसके चेहरे पर न बयान होने वाली खुशी झलकने लगी। लेकिन उसकी मुस्कान तब फीकी पड़ गई जब ईशा की आंखें दोबारा बंद हो गई। उसने ईशा के गालों पर हाथ रखा और उसे धीरे से थपथपाते हुए कहने लगा, जा जाना, अपनी आंखें खोलो, दे देखो, मेरी तरफ देखो। यूवी के ऐसे गाल थपथपाने से ईशा की बंद होती आंखों खुल गई। अपने आगे फिर से धुंधला चेहरा देखकर ईशा ने अपने मुंह पर मास्क लगे हुए ही काफी मुश्किल से कहा, को कौन है आप? ईशु के ये कहते ही यूवी के हाथ को ईशा के गालों पर थे। वो एकदम से हाथ गए और वो अविश्वास से ईशा का चेहरा देखता ही रह गया। ईशा ज्यादा बोल नहीं पाए और उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई। यूवी तो ईशा की बंद आंखों को देखता ही रह गया। तभी गीता जी डॉक्टर को लेकर अंदर आए और उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप प्लीज देखिए एक बार पेशेंट को। उनकी फिंगर्स मूव हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। अपनी मॉम की आवाज से यूवी होश में आया और ईशा की बंद आंखों को देखकर यूवी घबरा गया। उसने ईशा का गाल थपथपाते हुए कहा, जा जान, तुमने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? अपनी आंखें खोलो जान, तुम ऐसे मुझे भूल नहीं सकती। यूवी को ऐसा बिहेव करते देख गीता जी परेशान हो गई, क्योंकि यूवी इस वक्त बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। ईशु को कुछ न बोलता देख यूवी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर दे देखिए ना, ये अपनी आंखें नहीं खोल रही है। अबे थोड़ी देर पहले ही इसने अपनी आंखें खोली थी, लेकिन अब ये और ये मुंह मुझे पहचान भी नहीं रही। लास्ट में ये कहते वक्त यूवी लगभग चिल्लाने लगा था। यूवी को ऐसा बिहेव करता देखा कर गीता जी ने यूवी को संभालते हुए कहा, यूवी बेटा तुम शांत हो जाओ, पहले डॉक्टर है ना, वो चेक करेंगे ना हमारी इशू को। यूवी ने अपनी आंखों में नमी लिए हुए कहा, वो मुंह मुझे भूल न नहीं सकती, वो मुंह मुझे कैसे भूल सकती है? गीता जी यूवी को संभाल नहीं पा रही थी। उसने यूवी को अपने गले से लगा लिया और उसे शांत करने लगी। उन्होंने डॉक्टर से ईशा को चेक करने को कहा। चैप्टर 107 ईशा ओबरॉय मेंशन में गीता जी यूवी को संभाले हुए थी। यूवी बस यही बड़बड़ा रहा था, वो मुंह मुझे भूल ना नहीं सकती, वो मुंह मुझे कैसे भूल सकती है? उसने मुंह मुझे नहीं पहचाना ना नहीं। डॉक्टर ने ईशा का चेकअप किया और गीता जी की तरफ देखकर कहा, जैसा सर कह रहे हैं कि पेशेंट ने इन्हें पहचाना नहीं, तो इसका तो पेशेंट के पूरी तरह होश में आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे ये सब फिलहाल माइंड अनकॉन्शियस की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये मेमोरी लॉस की वजह भी हो सकती है। लेकिन एक बार अगर पेशेंट पूरी तरह होश में आ जाए तो ही कुछ कहा जा सकता है। बाकी पेशेंट का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट नॉर्मल है और इनकी बॉडी ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट भी कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है पेशेंट के लिए। डॉक्टर ने आगे कहा, अभी पेशेंट ट्रीटमेंट के असर से बेहोश है, इसलिए वो आराम करे तो अच्छा है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। वही यूवी ईशा के पास बैठ गया और बिना किसी भाव के ईशा को देखने लगा। गीता जी ने यूवी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा यूवी, भगवान पर ना सही लेकिन अपनी मोहब्बत पर तो भरोसा रखो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो वो तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाएगी। यूवी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही बैठा रहा और इशू को एकटक देखने लगा। लगभग 2 घंटे बाद पूरे 2 घंटे बीत गए थे,
लेकिन यूवी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो अभी भी वैसे का वैसे ही बैठा हुआ था। गीता जी पिछले 2 घंटे से यूवी को देख रही थी। अब उनसे और सब्र नहीं हुआ और उन्होंने यूवी से पूछ लिया, यूवी अब हमें नीता को बता देना चाहिए, वो परेशान होगी अपनी बेटी को घर ना आया देख। इतना कहकर गीता जी ने नीता जी को फोन मिलाने लगी। तभी यूवी की आवाज उन्हें सुनाई दी जो कह रहा था, आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी। उसके ऐसा कहने से गीता जी हैरानी से यूवी को देखने लगी और कहा, लेकिन यूवी वो उसकी मॉम है, उन्हें पता होना चाहिए कि इशू के साथ क्या हुआ है। यूवी ने अब अपनी सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा ना मॉम कि आप नीता आंटी को कुछ नहीं बताएंगी। गीता जी ने यूवी को घूरते हुए कहा, और जब उनकी बेटी घर नहीं पहुंचेगी तो उनका फोन तुम्हारे पास ही आएगा, तब तुम क्या करोगे। यूवी ने अपनी मॉम की आंखों में देखा और कहा, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि आप उन्हें ईशा के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी, मैं बस ये चाहता हूं कि आप उन्हें ईशा की चोट के बारे में मत बताएं, इसकी बजाय आप उनसे कह दीजिए कि ईशा ओबरॉय मैंशन में है और आप उसे कुछ दिन अपने पास रखना चाहती है। यूवी की बात सुनकर गीता जी ने कहा, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या करोगे तुम। मैं कुछ नहीं करूंगा बल्कि आप करेगी। नीता आंटी आपकी फ्रेंड है और उन्हें आप पर पूरा विश्वास है कि आप उनकी बेटी का ख्याल रखेगी। आप अपनी फ्रेंड को मना ही लेंगी। मैं नहीं जानता आप क्या करेगी क्या नहीं, लेकिन मेरी जान को मैं इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, यूवी ने कहा और इशू का सर सहलाने लगा। गीता जी ने लंबी सांस ली। उन्हें पता था कि एक बार अगर उनके जिद्दी बेटे ने जो कह दिया वो कह दिया, फिर वो किसी की भी बात नहीं मानेगा। यूवी ने कहा, काफी देर हो गई है आपको यहाँ आए हुए, अब आपको रेस्ट करना चाहिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए अब आपको घर जाना चाहिए। इशू को होश आते ही मैं उससे ओबरॉय मैंशन ले आऊंगा और फिर आपको इशू की मॉम से भी तो बात करनी है। गीता जी ने मना कर दिया कि वो ओबरॉय मैंशन नहीं जाएंगी, लेकिन यूवी ने कहा, प्लीज मॉम आपको रेस्ट करना चाहिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए अब आपको घर जाना चाहिए। गीता जी ने ठीक है कहा और ओबरॉय मैंशन के लिए निकल गई। अब उस रूम में केवल यूवी और ईशा ही थे। यूवी खड़ा हुआ और दरवाजे के पास चला गया। उसने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। यूवी अब कर ईशा के बेड पर बैठ गया और ईशा की साइड में लेट गया। वीआईपी रूम होने की वजह से पेटेंट का बेड काफी सॉफ्ट और बड़ा था, जिस वजह से यूवी को वहां सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। यूवी ईशा के बगल में लेट गया और ईशा के चेहरे को देखने लगा, जिस पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। उसने ईशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने होठों से चूम लिया और फिर उसके बाद उसने ईशा के माथे को बड़े प्यार से चूम लिया और अपने माथे को ईशा के माथे से सटा दिया और कहा, अगर तुम मुझे भूल भी गई ना तब भी मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देगा। ये तुम्हारे हस्बैंड युवराज ओबरॉय का अपनी वाइफ ईशा युवराज ओबरॉय से वादा है। मैं वादा नहीं करता लेकिन तुमसे कर रहा हूं और ये वादा मैं कभी भी नहीं टूटने दूंगा। इतना कहकर यूवी वैसे ही ईशा के माथे से अपना माथा लगाए बैठा रहा और ऐसे ही यूवी की आंख लग गई। पूरे दिन से अब उसे सुकून मिला था अपनी इशू के पास होने से। यूवी गहरी नींद में सो रहा था। तभी इशू को होश आया। उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया, लेकिन एक दो बार अपनी पलकें बार बार झपकाने से उसे अब सही दिखाई देने लगा। उसने अपने आप को अनजान जगह पर पाया तो उसने अपना सर घुमाकर इधर उधर देखा। तभी उसकी नज़र अपने साइड में सो रहे यूवी पर पड़ी, जिसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो बहुत हैंडसम लग रहा था। यूवी का एक हाथ ईशा की कमर पर था और वो ईशा के पास बेहद सुकून से सो रहा था। ईशा यूवी को एकटक देखने लगी।
अनजाने में ही उसके हाथ यूवी की तरफ बढ़ गए। उसने अपना हाथ यूवी के गाल पर रख दिया और यूवी के चेहरे को निहारने लगी। नींद में ही ईशा का स्पर्श पाकर यूवी की आंखें खुल गई। उसने देखा कि ईशा उसे ही देख रही है। ये देखकर वो खड़ा होने लगा कि ईशा ने अपने कोमल स्वर में कहा, ऐसे ही रहिए। ईशा के ऐसा कहने से यूवी वैसे ही लेटा रहा और ईशा को देखने लगा। ईशा को याद आया कि कैसे वो बाथरूम में बंद हो गई थी और वहां पर कितना डर गई थी। ये याद आते ही ईशा की आंखों में आंसू आ गए। यूवी ने जब ईशा की आंखों में आंसू देखे तो वो घबरा गया। उसने ईशा के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ जान, तुम रोक क्यों रही हो? कहीं दर्द हो रहा है? मुझे बताओ मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये कहकर यूवी उठने लगा को ईशा उसके गले लग गई और अपना सर यूवी के सीने में छुपा लिया। यूवी ने भी ईशा को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं ईशु को दर्द तो नहीं हो रहा है। यूवी ने ईशा का सर अपने सीन से बाहर निकाला और देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ये देखकर यूवी ने बड़े ही प्यार से ईशु के आंसुओं को पोंछा और अपना सर ना में हिला दिया कि वो अब और ना रोए। ईशा ने अपने कांपते हाथों से अपना मास्क हटाया और यूवी से कहने लगी, कहाँ रह गए थे आप? आपको पता भी है कि मैं कितना डर गई थी। वह वहां पर बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना कहकर ईशा फुट फूट कर रोने लगी, जो यूवी नहीं देख सका, और ईशा को अपनी बाहों में भर लिया और उसका सर सहलाने लगा। यूवी ने ईशा का सर सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ बच्चा, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। मैं हूं ना, आई एम सॉरी जो आज मुझे आने में देर हो गई, लेकिन ऐसा आगे से नहीं होगा। अब प्लीज मत रो। यूवी के कहने से भी ईशा चुप नहीं हुई, क्योंकि वह सचमुच डर गई थी। तभी रोते रोते ईशा ने अपना सर पकड़ लिया। ये देखकर यूवी ने ईशा को अच्छे से बेड पर लिटाया और पास में ही रखी टेबल पर एक बटन को दबा दिया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर्स की टीम दौड़ती हुई वहां आई। यूवी ने पहले ही रूम अनलॉक कर दिया था। यूवी अब ईशा के पास बैठा हुआ उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी कांप रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पैनिक अटैक आया हो। यूवी ने डॉक्टर्स को ईशा का चेकअप करने को कहा। डॉक्टर्स ने सबसे पहले ईशा को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे ईशा कुछ ही देर में शांत हो गई और उसे नींद आ गई। ईशा का चेकअप किया और कहा, पेशेंट अभी ठीक है, लेकिन आप प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले। ऐसे अटैक शायद इन्हें और भी आ सकते हैं। जैसे जैसे ये अपना ट्रीटमेंट पूरा लेंगी, वैसे ही ये प्रॉब्लम समय के साथ खत्म हो सकती है। सर की चोट है, आगे चलकर परेशानी हो सकती है और ऐसे पैनिक अटैक भी आ सकते हैं, जिससे पेशेंट के दिमाग पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। पेशेंट अगर हैप्पी एनवायरनमेंट में रहे थे तो उतना ही अच्छा है। आप इन्हें ज़्यादा से खुश रखने की कोशिश करें। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर्स के जाने के बाद यूवी ने सिद्धार्थ से फोन पर डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाने को बोला और साथ ही साथ एक कमरा भी रीड करने को बोला और उसमें ईशा के लिए जो भी इक्विपमेंट और जरूरी सामान चाहिए था वो भी रखने को बोला और फोन कट कर दिया। थोड़ी ही देर में डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हो गए। यूवी ने अपने ड्राइवर से कार रेडी करने को कहा और ईशा को आराम से अपनी गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल से निकलकर अपनी कार में ईशु को लेकर बैठ गया और उसकी गाड़ी ओबरॉय मैंशन की तरफ चल पड़ी और उसके कार के आगे पीछे उसके गार्ड्स का काफिला उसे प्रोटेक्ट करते हुए चल पड़ा। चैप्टर 108 अनटाइटल्ड एक्टर। यूवी ईशा को अपनी गोद में लिए हुए कार के अंदर बैठा हुआ था। उसने ईशा के सर को अपने सीने से लगा रखा था
यूवी ने ड्राइवर से धीरे धीरे गाड़ी चलाने को कहा। उसे डर था कि कहीं ईशा की चोट दुख ना जाए। थोड़ी ही देर बाद यूवी की कार ओबरॉय मैंशन में एंटर हुई। गार्ड्स ने यूवी की कार का दरवाजा खोला और यूवी ईशा को अपनी गोद में लिए उतर गया और ओबरॉय मैंशन के अंदर आ गया। यूवी जब मैंशन के अंदर आया तो लगभग रात हो चुकी थी। उसने देखा कि उसकी मॉम हॉल में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। यूवी को देखकर वो जल्दी से उसके पास आए और कहा, आप कैसी है ईशू, वो ठीक तो है ना? यूवी ने बस हम्म कहा और ईशा को लेकर थर्ड फ्लोर पर चला गया। उस फ्लोर पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी सिवाय गीता जी के। यूवी अपने फ्लोर पर आया और वो अपने रूम के बिल्कुल सामने वाले रूम में एंटर हो गया। वो रूम बिल्कुल किसी लड़की के रूम के जैसे सजा दिया था। एक तरफ बिल्कुल कांच की वार्डरोब थी जिसमें बहुत सारे टेडी बेयर थे। रूम के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट सा बेड था जो वाइट और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में था और उसके चारों तरफ पिंक पर्दे लगे थे। वो रूम काफी स्टाइलिश और बड़ा था। यूवी अंदर आया और ईशा को आराम से बेड पर लिया दिया। इतने में ही उस रूम का डोर नॉक हुआ तो यूवी ने अपनी कड़क आवाज में कहा, कम इन। यूवी की परमिशन मिलते ही सिद्धार्थ के साथ एक लेडी डॉक्टर भी अंदर एंटर हुई और उनके साथ साथ गीता जी भी आए। लेडी डॉक्टर ने ईशू के हाथ में लगी निडल से स्लाइन की बोतल की निडल अटैच कर दी और डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के अनुसार इंजेक्शन भी उसकी स्लाइन की बोतल में इंजेक्ट कर दिया। डॉक्टर ने कहा, कुछ देर में ये होश में आ जाएंगी तो इसे आप कुछ हल्का खाना खिला देना और ध्यान रहे कि ये स्ट्रेस ना ले। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई और सिद्धार्थ उसे बाहर तक छोड़ने चला गया। यूवी ने कहा, आपने नीता आंटी से बात की? गीता जी के कहा, हम उसका फोन आया था मेरे पास, बता रही थी कि नीता ने पहले तुझे फोन किया था। तूने फोन उठाया नहीं तो उसने मुझे फोन किया था। पूछ रही थी ईशा के बारे में। यूवी ने अपना फोन देखा तो सच में नीता जी की कई मिस कॉल थी। यूवी ने कहा, वो उस वक्त मेरी आंख लग गई थी। गीता जी ने कहा, पूछ रही थी कि ईशा अभी तक घर नहीं आई। मैंने कहा कि वो ओबरॉय मैंशन में है। 10 दिन बाद सगाई है तो अपनी होने वाली भाभी की शॉपिंग में मदद कर देगी। यूवी ने कहा, तो क्या वो मान गई? गीता जी ने कहा, पहले तो नहीं मानी, कहा कि उससे खुद कुछ खरीदना नहीं आता। उसके लिए शॉपिंग खुद मैं नीता करती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ दिन ईशा को अपने पास रखना चाहती हूँ। आखिर मैं भी तो उसकी मासी हूँ। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया है कि ईशू कुछ दिन यहाँ पर रहेगी। लेकिन वो ईशू से बात करना चाह रही थी। फिलहाल के लिए तो मैंने ये बहाना बता दिया कि वो आशी के साथ थोड़ी देर के लिए घूमने गई है। कल बात करा दूंगी। यूवी ने बस हम कहा। गीता जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुम खा लेना। इतना कहकर गीता जी जाने लगी। यूवी ने मना करते हुए कहा, नो मॉम, मुझे भूख नहीं है। गीता जी ने यूवी को प्यार से डांटते हुए कहा, कैसे भूख नहीं है, तुमने सुबह भी ऐसा ही थोड़ा बहुत खाया था और आप भी मना कर रहे हो। यूवी ने कहा, सच में भूख नहीं है मॉम, आप जाकर आराम कर लीजिए। आखिर आप भी तो पूरे दिन से परेशान हैं। गीता जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन यूवी ने कहा, प्लीज मॉम आप आराम करिए। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। गीता जी ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर वो चली गई। उनके जाते ही यूवी ने एक नज़र ईशा को देखा और उसका माथा चूम कर अपने कमरे में चला गया। यूवी अपने कमरे में जाते ही सीधा बाथरूम में चला गया। लगभग 10 मिनट बाद वह बाथरूम से बाहर आया। उसने अपनी कमर पर एक तौलिया लपेट रखा था और एक तौलिया उसने अपने हाथ में ले रखा था, जिससे वह अपने बालों को पोंछ रहा था। यूवी की मस्कुलर बॉडी और उसके 8 पैक एब्स पर फिसलता पानी उसे और भी कातिल लुक दे रहे थे।
उसके बाल गीले थे, जो उसके माथे पर इधर उधर बिखरे हुए थे, जिससे उसका फेस और भी कातिलाना लग रहा था। यूवी ने अपने कपड़े पहने और फिर उसमें किसी को फोन मिलाया। दूसरी तरफ से फोन पिक होते ही यूवी के कहा कुछ उगला उसने। दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं बताया, लेकिन एक ही रट पकड़ रखी है कि उसने कि आप उसे ज्यादा दिन तक अपनी कैद में नहीं रख सकते। यूवी ने दांत पीसते हुए कहा, जब तक अपने साथियों के बारे में मुंह नहीं खोले तब तक उसे टॉर्चर करते रहो, बस वो मरनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। इतना कहकर यूवी ने फोन कट कर दिया और अपने फोन को देखते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने फोन को देखते हुए ही कहा, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम ज्यादा दिन तक मेरी कैद में ना रहो मिस सुप्रिया, तुम बाहर निकलोगी तभी तो तुम्हारे साथी का पता चलेगा। इतना कहकर उसने अपने हाथों में अपने फोन को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसने टाइम देखा, रात के 12 बजे से ऊपर टाइम हो चुका था। वह अपने कमरे से निकलकर अपने सामने वाले ईशा के रूम में चला गया। वो अंदर आया तो उसकी नजर ईशा पर गई, जो बेड पर बैठी हुई अपनी नीली आंखों से पूरे कमरे को टुकुर टुकुर देख रही थी। ईशा को देखकर यूवी के चेहरे के सख्त भाव नॉर्मल हो गए और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो ईशा की बढ़ गया। यूवी ईशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। ईशा ने जब अपने सामने यूवी को देखा तो उसने मासूमियत से एक नज़र पूरे कमरे को देखते हुए यूवी से कहा, ये को कौन सी जगह है, हाँ हम कहाँ हैं, ये किसका रूम है। यूवी ईशा के पास बैठ गया और उससे अपने गले से लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ जान, ये मेरा घर है और तुम इस वक्त ओबरॉय मैंशन में हो। ईशा ने भी यूवी को पकड़ लिया और उससे और भी लिपट गई और सुबकते हुए कहा, मुझे मम्मा के पास जाना है। यूवी ने ईशा को समझाते हुए कहा, ठीक है चली जाना अपनी मम्मा के पास, लेकिन जरा सोचो अगर तुम्हारी मम्मा तुम्हें इस हाल में देखेगी तो क्या बीतेगी उन पर, वो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर अपनी तबीयत भी खराब कर लेगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी मम्मा की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हो। यूवी के ऐसे कहने से ईशा ने सुबकना बंद कर दिया और अपना बाहर निकालकर यूवी को देखा और ना में सर हिला दिया। यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, तो फिर अच्छे बच्चे की तरह रोना बंद करो और मुस्कुराओ। ईशा ने अपनी रोनी सी आवाज में कहा, लेकिन मेरे सर में दर्द हो रहा है। यूवी ने ईशा को अपनी गोद में बिठा लिया और ईशा के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, अभे मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ, उसके बाद तुम दवाई ले लेना, फिर तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। ईशा ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन दवाई कड़वी होती है। ईशा का चेहरा देखकर यूवी को हंसी आ गई। उसने ईशा को देखते हुए अपनी नोटी आवाज में कहा, हाँ दवाई कड़वी होती है, लेकिन उसके बाद स्वीट भी तो मिलेगी। ये कहते वक्त यूवी की नजरें ईशा के होठों पर थी। वही ईशा यूवी की डबल मीनिंग बात समझ नहीं पाए। स्वीट का नाम सुनकर ईशा की आंखों के चमक आ गई। उसने कहा, सच में स्वीट मिलेगी। यूवी ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, लेकिन तभी मिलेगी जब तुम दवाई खोओगी। तो ईशू ने कहा, ठीक है फिर मैं ये कड़वी दवाई खाने को तैयार हूँ। इतना कहकर ईशा अपनी पलकें झपकाने लगी। चैप्टर 109 अनटाइटल्ड एक्टर। यूवी ने कहा, ठीक है तुम यहाँ बैठो, इतने मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आता हूँ। ईशू ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, नहीं मुझे अकेले नहीं रहना यहाँ, मुझे भी आपके साथ जाना है। यूवी ने साफ मना करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, अभी होश आया है तुम्हें और अब बाहर जाने की बात कर रही हो। यहीं रहो और आराम करो, मैं बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। यूवी की बात सुनकर ईशा का मुंह बन गया। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ अकेले रहने का। यूवी उसे कमरे में छोड़कर चला गया। यूवी ईशा के कमरे से बाहर आया और सीधा नीचे किचन में आ गया। रात ज्यादा होने की वजह से कोई भी नहीं था।
जिस वजह से यूवी सीधा किचन में चला गया। उसने किचन में आकर एक सरसरी निगाह पूरे किचन पर डाली और ईशा के लिए कुछ हल्का सा बनाने लग गया। लगभग आधे घंटे बाद यूवी ने ईशा के लिए खिचड़ी बना ली थी। उसने एक बाउल में खिचड़ी डाली और ईशा के कमरे की तरफ चला गया। वही ईशा बोर हो गई थी और ऊपर से उसका सर का दर्द, उसका मन कर रहा था कि वो अभी रोने लग जाए। वो पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमा रही थी। उसकी आंखें टेडी बेयर वाली अलमीरा पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक और होठों पर स्माइल आ गई। वहां रखे बहुत सारी सॉफ्ट टॉयज को देखकर वो सच में खुश हो गई थी। तभी उसकी नज़र गेट पर गई, जहां पर युवराज अपने हाथों में खाने की ट्रे लिया हुआ खड़ा था। यूवी अंदर आया और ईशा के सामने बैठकर गया। ईशा ने खुश होकर ट्रे में देखा तो उसके चेहरे की खुशी खिचड़ी देखते ही गायब हो गई और उसका मुंह बन गया। ईशा ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, छी, ये क्या लाए हैं आप, ये भी कोई खाने की चीज है। ईशा को मुंह बनाते हुए देखकर यूवी की आंखें छोटी हो गई। उसने ईशा को अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, यही खाने की चीज है, डॉक्टर ने तुम्हारे लिए यही खाना सजेस्ट किया है। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं खाना ये बीमारों वाला खाना। यूवी ने चम्मच को भरकर ईशा के मुंह के आगे कर दिया, जिससे उसने अपना मुंह घुमा लिया और कहा, नहीं, मुझे नहीं खाना। यूवी ने उससे अपनी आंखें दिखाई। ये देखकर ईशा ने चुपचाप अपना मुंह खोल दिया और यूवी ने उसे वो चम्मच उसके मुंह में डाल दी। खिचड़ी मुंह में आते ही ईशा का चेहरा जो बना हुआ था वो नॉर्मल हो गया। इस खिचड़ी का टेस्ट अलग था। जैसा उसने सोच था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। यूवी ने दोबारा चम्मच उसके आगे कर दी तो ईशा ने अब की बार बिना ना नुकुर के अपना मुंह खोल दिया। ऐसे ही ईशा ने जब देखा कि यूवी उसे ही खिला रहा है तो उसने यूवी से कहा, आप नहीं खाएंगे क्या? यूवी ने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। ईशा ने कहा, तो क्या आप खाना खा चुके? यूवी ने ना में सर हिला दिया। तो ईशा ने कहा, तो फिर तो आपको मेरे साथ खाना ही पड़ेगा। ईशा ने जैसे यूवी को अपना ऑर्डर सुना दिया। यूवी ने ईशा के मुंह के आगे चम्मच करते हुए कहा, नहीं, तुम खा लो। अब की बार ईशा ने यूवी को आंखें दिखाते हुए कहा, मैंने कहा ना कि आप भी अभी ही खाना खाएंगे। ईशा के आंखें दिखाने से ईशा को लग रहा था कि यूवी डर जाएगा, जैसे वो यूवी के आंखें दिखाने से डर गई थी। यूवी ईशा की इस हरकत से डरा तो नहीं, लेकिन उसे ईशा प्यारी बहुत लग रही थी। ईशा का छोटा सा हल्का गुलाबी सा चेहरा यूवी को बड़ा प्यारा लग रहा था। ईशा ने वैसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके यूवी को डराते हुए कहा, अरे आप देख क्या रहे हैं, मैंने कहा ना आप भी अपना खाना खाएंगे, आप जाकर ले आइए अपना खाना, फिर हम साथ में खाएंगे। यूवी ने ईशा को देखा और हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है। इतना कहकर यूवी ने खिचड़ी की एक चम्मच खा ली। ईशा ने कहा, लेकिन आप खिचड़ी क्यों खा रहे हैं, आप कुछ अच्छा सा चटपटा खा सकते हैं। कुछ चटपटा सोचते ही ईशा के मुंह में पानी आ गया था। यूवी ने कहा, नहीं, तुम ये खिचड़ी खा रही हो तो मैं कैसे चटपटा खा सकता हूँ। इतना कहकर यूवी एक बाइट खुद खाता तो एक बाइट ईशा को खिलने लगा। ऐसे ही दोनों ने अपना खाना फिनिश किया। खाना खिलाकर यूवी ने ईशु को मेडिसिन दी। मेडिसिन देखकर ईशा का मुंह बन गया। उसने यूवी के हाथ में मेडिसिन को देखा और यूवी से कहा, आपने तो कहा था कि आप मेडिसिन खिलाने के बाद मुझे स्वीट दोगे, लेकिन आप तो स्वीट लाए ही नहीं। इतना कहकर ईशा यूवी के चारों तरफ कुछ देखने लगी। ईशा को अपने चारों तरफ देखते देख यूवी ने कहा, उसमें लाना है क्या है, स्वीट तो मेरे पास है। इतना कहकर उसने ईशा की तरफ एक भौं उचका दी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। ईशा उसकी बात समझी नहीं। उसने यूवी को ना समझी में देखते हुए कहा, लेकिन आप तो स्वीट लाए ही नहीं, तो आपके पास स्वीट कहाँ से आ गई? फिर आंखों में चमक लिए, तो क्या आपके पास कोई चॉकलेट है?
यूवी ने ईशा को देखकर वैसे ही कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। ईशा ने पप्पी फेस बनाते हुए कहा, ठीक है फिर आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए, फिर मैं पक्का आपसे अपनी स्वीट लूंगी। यूवी ने ईशा को मेडिसिन दी और उसके मुंह से पानी का गिलास लगा दिया, जिससे ईशा एक ही सांस में पानी पी गई। पानी पीने के बाद ईशा ने सदा सा मुंह बनाते हुए कहा, छी कितनी कड़वी दवाई थी ये। फिर यूवी से कहा, अब आप भी मुझे मेरी स्वीट दे दीजिए। यूवी ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं। इतना कहकर यूवी ने ईशा की चोट का ध्यान रखते हुए उसकी गर्दन में अपना हाथ डाला और एक हाथ से ईशा को कमर से पकड़ लिया और उसके होठों के ऊपर अपने होठ रख दिए। ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई यूवी के इस एक्शन से। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए यूवी को देख रही थी, जो उसे प्यार से किस कर रहा था। यूवी बिल्कुल आराम से ईशा के होठों को चूम रहा था। ईशा जल्दी से होश में आए और यूवी के सीने पर हाथ रखकर दूर करने लगी, लेकिन यूवी ईशा से दूर नहीं हुआ। वो अपनी आंखें बंद करके इस किस को फील कर रहा था। ईशा को लगा जब यूवी नहीं हटेगा तो उसने भी अब अपने हाथ चलाने बंद कर दिया और शांत हो गई। ये देखकर यूवी ने अब उसे पूरी तरह अपनी बाहों में भर लिया और शिद्दत से ईशा के होठों का रस पीने लगा। काफी देर तक यूवी ईशा को किस करता रहा। जब ईशा की सांसें फूलने लगी तो उसने अब अपने हाथ चलाना शुरू कर दिए। ये देखकर यूवी ने ना चाहते हुए भी अपने होंठ ईशा के होठों से हटा लिए। यूवी के छोड़ते ही ईशा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ये देखकर यूवी ने ईशा को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। ईशा यूवी के गले लगे ही अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगी। थोड़ी देर बाद जब ईशा नॉर्मल हुई तो उसने यूवी से अलग होकर नाराजगी से कहा, ये क्या किया आपने? आपने चीटिंग की है। आपने कहा था कि आप मेडिसिन के बाद मुझे स्वीट दोगे, लेकिन आपने किस कर लिया। इतना कहकर उसने अपना मुंह लटका लिया। यूवी ने ईशा का चेहरा देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करके कहा, लेकिन मेरी नज़र में तो स्वीट यही है, मैंने तो इसी स्वीट की बात की थी। अब तुमने कुछ और समझा, वो अलग बात है। इतना कहकर यूवी ने मासूम सा चेहरा बना लिया, जैसे बेचारा सच कह रहा हो। ईशु ने उसे ऐसे देखा तो उसने अपन मुंह बनाकर यूवी को घूरते हुए कहा, बहुत बुरे हैं आप। यूवी ने ईशा के गालों को थपथपाते हुए कहा, जानता हूं, से समथिंग न्यू बीवी। ईशु ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, बीवी। यूवी ने उसके ऐसे रिएक्शन से अपनी उसे देखकर कहा, हाँ बीवी भूल गई अपनी ही शादी को। ईशा ने मूंद कर कहा, शादी नहीं, जबरदस्ती शादी। ईशु की बात सुनकर यूवी ईशा की तरफ झुक गया, जिससे ईशा भी पीछे की तरफ झुक गई और यूवी को अपनी आंखें बार बार झपकाते हुए देखने लगी। यूवी ने ईशा की आंखों में झांक कर कहा, शायद तुम भूल रही हो, गलती भी तुम्हारी ही थी। लगता है चोट ने सच में तुम्हारे छोटे से दिमाग पर असर डाला है। इतना कहकर वो पूरी तरह ईशा पर झुक गया, जिससे ईशा पूरी तरह बेड पर लेट गई। यूवी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सो जाओ, काफी रात हो गई है। यूवी के ऐसा कहते ही ईशा ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। चैप्टर 110 अनटाइटल्ड एक्टर। यूवी ईशा के बगल में लेट गया और हल्के हल्के उसके बालों को सहलाने लगा, जिससे ईशा को काफी रिलैक्स फील हो रहा था और दवाई के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। वही अर्थ ईशा को एकटक देख रहा था। कुछ तो चल रहा था इस वक्त उसके मन में, लेकिन क्या ये सिर्फ वो खुद जानता था। सोचते सोचते ऐसे ही ना जाने कौन से पहर यूवी की भी आंख लग गई। अगली सुबह नीचे हॉल में इस वक्त गीता जी और आशी ही बैठी हुई थी। दादाजी फिलहाल अपने कमरे में थे। सभी ने नाश्ता कर लिया था। यूवी के डैड और आयुष दोनों ही ऑफिस जा चुके थे। गीता जी बार बार ऊपर वाले फ्लो की तरफ देख रही थी। आशी उन्हें बहुत देर से नोटिस कर रही थी।
आखिरकार जब आशी ने नहीं रहा गया तो उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ मॉम, आप ऐसे बार बार ऊपर की तरफ क्यों देख रही है? सुबह से आप बार बार भाई वाले फ्लो की तरफ देख रही है। सब कुछ ठीक तो है ना मॉम? आशी के ऐसा पूछने से गीता जी एक पल तो सकपका गई। लेकिन आशी को तो वैसे भी पता चलना ही था, जिस वजह से उसने आशी को कल की सारी बात बता दी। सिवाय इसके कि यूवी ईशा से प्यार करता है। सारी बात सुनकर आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो एकदम से खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, क्या? गीता जी ने आशी का हाथ पकड़कर नीचे बिठा लिया और डांटते हुए कहा, धीरे बोल आशी, मेरे कान सही सलामत है, इतना गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। आशी ने कहा, सॉरी मॉम, डेड पैन फेस, लेकिन ये इश्यू ठीक तो है ना? जिस तरह आप बता रही है उससे तो यही लगता है कि उसे काफी चोट आई होगी। गीता जी ने अफसोस से कहा, हाँ चोट तो ज्यादा है, लेकिन भगवान करे मेरी बच्ची जल्द ठीक हो जाए। आशी ने ईशा की फिक्र करते हुए कहा, बेचारी बच्ची, पता नहीं इस मासूम सी बच्ची के पीछे कौन पड़ा है। पहले किसी ने ड्रग दे दिया और अब बाथरूम में लॉक कर दिया और उसके सर पर चोट लग गई। और ऊपर से उसे हाइपरसोमनिया भी है। गीता जी ने कहा, तुम सही कह रही हो आशी, पता नहीं क्या बीती होगी मेरी बच्ची पर, अंधेरे में तो वैसे भी उससे डर लगता है। आशी ने कहा, लेकिन मोम, आपको नहीं लगता कि हमें नीता आंटी और ईशान जी को बता देना चाहिए जो ईशा के साथ हुआ है? गीता जी ने कहा, सोचा तो मैंने भी यही था कि नीतू को बता दे, लेकिन यूवी ने मना कर दिया उनको बताने से। आशी ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों मॉम, आखिर वो इशू की मॉम है, उन्हें पता होना चाहिए कि अपनी बच्ची के बारे में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई ने नीता आंटी को बताने से मना क्यों किया। गीता जी ने अपने मन में कहा, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें कि तुम्हारा भाई उससे प्यार करता है और वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता, वो भी तब जब उसे चोट लगी है। गीता जी की सोचते देखकर आशी ने कहा, बताए ना मॉम कि भाई ने नीता आंटी को बताने से मना क्यों किया इस बारे में? गीता जी ने कहा, मुझे क्या पता, अब वो तो वहीं जाने। आशी ने अब कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया। आशी ने गीता जी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए कहा, लेकिन मोम भाई तो अपने फ्लो पर किसी की भी जाने नहीं देते ना, तो फिर ईशा को भाई ने खुद अपने फ्लो पर, वो भी अपने रूम के सामने रूम में रहने दिया। ये अजूबा कहाँ से हो गया? अब गीता जी आशी के इस सवाल पर क्या ही जवाब दे। उन्होंने कुछ कहना चाहा कि तभी आशी फिर से बोल पड़ी, लेकिन मोम भाई अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? सुबह के 10 बज चुके हैं और भाई नीचे ही नहीं आए हैं। वो तो एग्जैक्ट 8 बजे नीचे आ जाते हैं। इतना कहकर आशी गीता जी को हैरानी से देखने लगी। गीता जी ने आशी के सवालों से बचते हुए कहा, एक काम क्यों नहीं करती तुम, खुद जाकर क्यों नहीं पूछ लेती कि वो अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? आशी ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, मॉम क्या आपको मैं पागल नजर आती हूँ जो शेर की मांद में अपना हाथ जानबूझकर दूंगी, ये जानते हुए भी कि गुफा के अंदर एक खूंखार शेर है? और मुझे क्या पता कि वो नीचे क्यों नहीं आए? गीता जी ने कहा, तो बस तो ऐसा ही मुझे पता है कि यूवी यहाँ क्यों नहीं आया। आशी ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मॉम आप तो भाई के फ्लो पर जा सकती है ना, तो देखिए कि भाई अभी तक क्यों नहीं आए। गीता जी ने सकपकाते हुए कहा, ना नहीं, मैं नहीं जा सकती। आशी ने कहा, लेकिन क्यों? गीता जी ने कहा, वो क्योंकि वो रात को लेट आया था ना हॉस्पिटल से, इसीलिए थक गया होगा, तो आंख नहीं खुली होगी। आशी ने अब कुछ नहीं कहा, जो देखकर गीता जी ने एक लंबी सुकून भरी सांस ली। ईशा का कमरा, खिड़की से आती धूप की किरणें पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। वही बेड पर यूवी आराम से सोया हुआ था। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल दिलकश लग रहा था। जो बाल हमेशा से सेट रहते थे, वो बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जो दिलकश लग रहे थे। यूवी की बाजुओं पर ईशा का सर रखा हुआ था।
और यूवी ने अपना एक हाथ ईशा की कमर में डाल रखा था। दोनों ही एक दूसरे के काफी नजदीक थे, लेकिन ईशा की आंखें खुली हुई थी और वो टुकुर टुकुर अपनी नीली आंखों से यूवी के हैंडसम फेस को देखे जा रही थी। उसकी आंखें अभी थोड़ी देर पहले ही खुली थी। आंखें खुलते ही उसकी आंखों के सामने यूवी का चेहरा था, जिसे वो बारीकी से देखने लगी। ईशा का मन नहीं किया यूवी को नींद से जगाने का, इसलिए ना ही तो उसने यूवी को जगाने की कोशिश की और ना ही खुद हिली, इस डर से कहीं यूवी की नींद न टूट जाए। उसने देखा था यूवी को रात को वो कितना थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ साफ थी, लेकिन फिर भी वो ईशा का ख्याल रख रहा था। ईशा यूवी के चेहरे को गौर से देख रही थी। उसने अपने मन में कहा, माना थोड़ा अकड़ू है, थोड़ा गुस्सैल है। नहीं नहीं, गुस्सैल तो कुछ ज्यादा ही है, एरोगेंट है, चालाक है, लेकिन काफी हैंडसम है सर। ईशा ये सब अपने मन में सोच रही थी और अनजाने में ही उसके हाथ यूवी के चेहरे पर चले गए। ईशा ने यूवी की बंद पलकों को छुआ, फिर उसकी नाक को छूने लगी। यूवी की नाक को देखकर ईशा ने अपने मन में कहा, ये वही नाक है जिस पर इनका गुस्सा 24 घंटे रहता है। इतना कहकर ईशा में यूवी के माथे को छुआ और अपने मन में कहा, ये वही माथा है जिस पर हमेशा ही बल पड़े रहते हैं। इनके इतनी सुंदर सी शक्ल दी है भगवान ने और ये सर हमेशा डरावना बन के रहते हैं। इतना कहकर ईशा का मुंह बन गया। अब उसकी नजर यूवी के होठों पर गई। यूवी के होठों को देखकर ईशा को अपनी और यूवी की रात वाली किस याद आ गई। ये याद आते ही ईशा का चेहरा गुलाबी हो गया, लेकिन तुरंत ही उसने अपना सर झटका और अपने मन में कहा, क्या सोच रही है पागल लड़की, भूल मत, रात को चीटिंग की थी, इन्होंने दवाई भी खिला दी और किस भी कर लिया और एक चॉकलेट तक नहीं दी मुझे। ईशा ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों के बेहद पास से एक आवाज आई। उसने अपना सर घुमा कर देखा तो उसके राइट साइड के शोल्डर की तरफ एक छोटी सी ईशा थी जिसने एक वाइट गाउन पहना रखा था। उसके पीछे वाइट कलर के ही पंख लगे हुए थे, जिसमें वो बिल्कुल एक एंजल लग रही थी। उसके सर पर एक वाइट कलर के फूलों का टियारा भी था। वो बिल्कुल छोटी सी थी जो ईशा के राइट साइड में थी। तभी ईशा के लेफ्ट तरफ से एक आवाज आई। अब ईशा ने अपना सर लेफ्ट घुमा कर देखा तो वहां पर भी छोटी सी ईशा ही थी, लेकिन उसने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था। उसके सर पर टियारा की जगह 2 सींग थे जो कि ब्लैक कलर के थे। उसके भी पीछे पंख लगी हुई थी जो पूरी तरह ब्लैक कलर की थी। ईशा ने उन दोनों को देखकर हैरानी से पूछा, तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे से। इतना कहते हुए ईशा ने अपनी उंगलियों के इशारे से बताया। वाइट कलर के कपड़े पहनने वाली छोटी सी ईशा ने कहा, हाँ हम दोनों बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल अलग अलग है। हम दोनों ही तुम्हारे मन की आवाज है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।